जय हिंद साथियों, यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो भी भाई बंधु साथी यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ, जिससे कि आने वाली क्लासें और भी अच्छी होने वाली हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने व्यंजन संधि अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने विसर्ग संधि का पहला नियम पढ़ लिया था कि विसर्ग का ओ हो जाना। तो विसर्ग का ओ कब हो जाता है? यदि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन और है हो तो हमारा विसर्ग का ओ हो जाता है। तो अब उसका नियम नंबर 2 पढ़ना है। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? अब क्या कहता है? विसर्ग का क्या हो जाना? विसर्ग का दोस्तों, विसर्ग का रे हो जाता है। तो विसर्ग का रे कब होगा दोस्तों? तो रे कब होगा? यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो क्या होता है? ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में क्या होना चाहिए? बाद में आ, उ, बड़ा उ या तीसरा वर्ण, कोमा चौथा वर्ण होना चाहिए, कोमा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या ये रे ले बे में से कोई हो, इनमें से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? रे हो जाता है। तो ये इसकी विसर्ग का रे होना किस प्रकार होता है? यदि विसर्ग के पहले ए आ, यानी कि ए आ को छोड़ दो, बाकी कोई भी दूसरा स्वर हो और बाद में ए, आ, उ या तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या ये लबे में से कोई हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? विसर्ग का रे हो जाता है। अब इसका हम चित्र बना के दिखाते हैं आपको कि ये अभी हमने लिखा, डेफिनेशन लिखी, परिभाषा लिखी, इसे समझा, उसके बाद हम चित्र से क्लियर करते हैं। जैसे मैं लिखा ए आ को छोड़कर, ए आ को तो छोड़ दिया, ए आ को छोड़कर यानी कि कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर होगा। उसके बाद क्या आना चाहिए? आ, उ या तीसरा वर्ण हो, या फिर क्या हो? चौथा वर्ण हो। क्या हो? चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन हो। तो अंतस्थ व्यंजन हो तो हमारा क्या होगा? यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? जो हमारा विसर्ग आएगा, विसर्ग यानी कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। ए के बाद आ आता है तो आ, उ या तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाता है? रे हो जाता है। क्या हो जाता है? रे हो जाता है। विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। विसर्ग का हमारा रे हो जाएगा। तो ये हमने चित्र से समझा
जो ऊपर अभी लैंग्वेज लिखी थी हमने, परिभाषा लिखी, जो भाषा लिखी हमने, उसका हमने चित्र बना के समझा कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, उसके बाद आ उ या तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या फिर पांचवा वर्ण हो, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो, तो क्या होगा, रे का हमारा क्या, यानी कि विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रे हो जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो हिंदी की, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली क्लास और भी अच्छी होंगी, शानदार होंगी। तो दोस्तों इसका उदाहरण से समझते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो उदाहरण जैसे हमने लिया, इसी रूल पर उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण में क्या कहता है कि जैसे विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले जैसे मैंने लिखा नी जमा क्या लिखा, आशा लिखा, नी जमा आशा, मैं लिखा नी जमा आशा। तो विसर्ग से पहले क्या है, यानी कि ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है, यानी कि छोटी ई है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि विसर्ग क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। उससे पहले नी आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आशा। तो क्या शब्द बनेगा दोस्तों, शब्द बना हमारा निराशा, क्या बना, निराशा शब्द बना। तो निराशा शब्द बना। उसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं। मैं लिखा नी जमा बल, तो क्या बनेगा, नी जमा बल का क्या बनेगा, निर्वल, क्या बना, निर्वल बना। नी जमा जन, नी जमा जन, क्या शब्द बनेगा, शब्द बना हमारा निर्जन, क्या बना, निर्जन शब्द बना। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, किसी से आशीर्वाद लेते हैं, तो आशीर्वाद का कैसे बनेगा, आशी जमा क्या लिखा जाता है, बाद, आशी जमा बाद। तो अब इसमें गलती क्या होती है, जैसे आशीर्वाद लिखा होता है ना, तो बर्तनी में शुद्धि जो पूछता है वो ऐसे लिख देता है, इस पे मात्रा लगा देगा, उसके बाद लिख देगा आशीर्वाद। तो बहुत सौ को लगता है ये ठीक है, मगर ये गलत है, अशुद्ध है। तो जो आशीर्वाद लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि आशी के बाद जो रे की मात्रा लगती है वो इस पे लगती है, बाद पे। कहाँ लगती है, बाद पे। बहुत ही अच्छा उदाहरण है आशीर्वाद। तो इसलिए आशीर्वाद ध्यान रखना, इस तरह से लिखा जाता है और इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है। और उसके बाद और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दू जमा बल, तो दू जमा बल का क्या हो जाएगा दोस्तों, दू जमा बल का हो जाएगा दुर्बल, क्या हो जाएगा, दू जमा बल। तो दू जमा बल का क्या हो जाएगा, दुर्बल, यानी कि विसर्ग का रे हो जा रहा है। उसके बाद मैंने एक उदाहरण और लिखा बही जमा मुख, बही जमा मुख लिखा। तो बही जमा मुख का क्या हो जाएगा, बही जमा मुख का क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। जो रे लगेगा वो किस पे लगेगा, मैं के ऊपर चढ़ जाएगा, मैं के ऊपर रे लगेगा। तो दोस्तों विसर्ग का रे हो जाता है। तो आपने ये समझा कि विसर्ग का किस प्रकार रे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नियम है दोस्तों, अगला जो नियम है विसर्ग का क्या हो जाएगा, अब अगला नियम है विसर्ग का स हो जाएगा। अब विसर्ग का स किस प्रकार होगा, नियम नंबर है तीसरा। नियम नंबर तीसरा है दोस्तों विसर्ग का स हो जाना। तो विसर्ग का स कब होगा, इसे मिटा देते हैं। तो उसके बाद विसर्ग का स बनाते हैं, किस प्रकार से होगा। यदि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए। अब मैं लिख देता हूं विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए या तो च हो, छ या फिर स, च छ स हो
तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है, स हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, स हो जाता है। तो ये विसर्ग का स कब होगा, यदि विसर्ग के पहले तो कोई स्वर होगा और बाद में च छ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अब देखो इसका चित्र बना देते हैं। जैसे विसर्ग से पहले क्या होगा, कोई स्वर होगा, विसर्ग से पहले कोई स्वर लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, च छ और स लिख दिया, च छ स लिख दिया। तो क्या होगा दोस्तों, विसर्ग का क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। विसर्ग का हमारा स हो जाता है, विसर्ग का हमारा स हो जाता है। ये आपको पता चल गया। तो आपको ये डायग्राम से अच्छे से चित्र से समझ में आ गया होगा कि जो वो लिखी हमने परिभाषा लिखी, तो हमने लिखा कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, उसके बाद क्या हो, च छ स हो, तो क्या होगा, विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है, स हो जाता है, विसर्ग का हमारा स हो जाता है। अब जैसे मैं इसका उदाहरण लिखूं, मैं लिखा नी जमा छल, नी जमा छल लिखा। तो नी जमा छल में यानी कि इस विसर्ग से पहले क्या है, कोई स्वर है, उसके बाद च छ स में से कोई होना चाहिए, तो इसके बाद क्या है, च है, तो क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। नी इसी तरह से लिखा जाएगा, उसके बाद हमने छल लिख दिया। तो ये शब्द बनेगा, शब्द क्या बना, शब्द बना दोस्तों हमारा, ये बनेगा नी। तो ये आधा हो जाएगा क्योंकि व्यंजन से पहले हलंत लगा व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, निस छल। क्या हो जाएगा, निस छल। क्या हो जाएगा दोस्तों, निस छल। क्या बनेगा, निश्चल शब्द बन जाएगा। तो इसी प्रकार और शब्द लिखते हैं और उदाहरण देखते हैं, इसके अच्छे से समझते हैं, क्लियर करते हैं एक एक चीज को। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि पिछली वाली जितनी भी हिंदी क्लास हुई है वो आपको कैसी लगी हैं। दोस्तों अब मैंने लिखा नी जमा चित लिखा, नी जमा क्या लिखा, चित लिखा, नी जमा चित। तो से इसका क्या होगा, से हो जाएगा। तो ये शब्द जो बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों निश्चित। कैसे बन लिखा जाएगा, निश्चित। इस प्रकार से ये शब्द बना हमारा। उसके बाद हमने लिखा दू जमा शासन। क्या लिखा, दू जमा शासन लिखा, दू जमा शासन। तो ये क्या शब्द बनेगा, ये शब्द बनेगा दुःशासन। क्या बनेगा, दुःशासन। तो दोस्तों इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। उसके बाद एक शब्द और लिया मैं लिखा दू जमा चरित्र, दू जमा चरित्र। तो क्या बना दोस्तों, ये बना हमारा दुष्चरित्र। क्या बना, दुष्चरित्र हमारा शब्द बना, ये बना हमारा दुष्चरित्र शब्द बना। तो अभी हमने ये देखा कि क्या हो जा रहा है, विसर्ग का स हो जा रहा है, यानी कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ बड़ा स हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। उसके बाद अगला नियम है इसी का, ये 3 स हैं, स यानी कि बड़ा स, पेट चिरा स और उसके बाद क्या आएगा, छोटा स। तो अब इसमें क्या नियम है, ये आता है अब पेट चिरा स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पेट चिरा स वाले की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, विसर्ग से पहले क्या होगा, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले ई ऊ हो, ई हो और बाद में क्या होना चाहिए, कै ख टे ठे पे फे में से कोई बाण हो, में से कोई बाण हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, पेट चिरा स हो जाता है। ये समझ में आया आपको कि विसर्ग का स कब हो रहा है, यानी कि विसर्ग के पहले ईयू हो और बाद में कै ख टे ठे पे फे में से कोई वर्ण हो
तो विसर्ग का स हो जाता है। तो दोस्तों ये चित्र बनाते हैं हम इस प्रकार से, यानी कि जैसे ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले ई ऊ हो, ठीक है बना दिया। उसके बाद क्या हो, उसके बाद हो कै, खे, टे, ठे, पे और फे। तो इनका आपस में मेल ही हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ मेल करा रहे हैं इसका। अगर बाद में ये है तो मेल ही हो रहा है इसका। तो क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का हमारा स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। विसर्ग का हमारा स हो जाएगा। बाकी जो लिखा हुआ बाण है वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये चित्र से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है विसर्ग संधि। इसके 2-4 रूल हैं, वो भी बहुत आसान है। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको रूल बता रहा हूं वैसे ही देखते ही आसान लग रहे होंगे। तो अब इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण जैसे मैंने लिखा, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। मैंने लिखा निष्कपट, लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा नी जमा कपट। उदाहरण लिखा मैंने नी जमा कपट, लिखा मैंने नी जमा कपट। तो नी जमा कपट में क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ऊ हो, बाद में कै, खे, टे, ठे, पे, फे कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, उसका स हो जाएगा। तो मैं लिखा नी, उसके बाद विसर्ग का क्या हो गया, विसर्ग का हमारा क्या बना, विसर्ग का बना से प्लस कपट। तो क्या होगा, शब्द बनेगा हमारा निष्कपट। क्या बनेगा, निष्कपट शब्द बना, निष्कपट शब्द बना। उसके बाद और शब्द लिख लेते हैं। मैं लिखा नी जमा, विसर्ग लगेंगे नी जमा कंटक, नी जमा कंटक। तो नी जमा कंटक में क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा निस, क्या बनेगा, निष्कंटक। क्या बना दोस्तों, निष्कंटक बना। उसी प्रकार मैंने लिखा धनु जमा टंकार। तो क्या बनेगा, ये बनेगा धनुष, धनुष टंकार। क्या बना, धनुष टंकार। इस प्रकार से शब्द बना। उस प्रकार मैं लिखा नी जमा प्राण। तो नी जमा प्राण में विसर्ग का क्या हो जा रहा है, विसर्ग का क्या हो रहा है, पेट चिरा से हो जा रहा है। तो ये लिखा जाएगा निस प्राण। क्या लिखा जाएगा, निस प्राण। तो दोस्तों एक शब्द और है नी जमा फल। आपने देखा होगा नी जमा फल। तो नी जमा फल में क्या होता है, आधा से होता है। नी जमा फल में निष्फल, इस प्रकार से निष्फल लिखा जाता है। तो दोस्तों 4 नियम अपने पढ़ लिए अच्छे से। स का स हो जाना, विसर्ग का रे हो जाना, विसर्ग का पेट चिरा स हो जाना। उसके बाद आता है अब दोस्तों विसर्ग का क्या हो जाएगा, छोटा स। विसर्ग का छोटा स कब होगा, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। विसर्ग का छोटा स कब होता है, यदि क्या है इसमें, यानी कि विसर्ग के बाद क्या होगा, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या होगा, विसर्ग के बाद तय होगा, थे या फिर से। तय थे से हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का से, यानी कि कौन सा से हो जाएगा, छोटा से। विसर्ग का से हो जाता है, विसर्ग का से हो जाता है। अब उदाहरण से समझते हैं, पहले इसका चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैं लिखा, यानी कि विसर्ग से पहले क्या है, कोई स्वर लिख दिया, कोई स्वर लिखा मैंने विसर्ग से पहले, ठीक है। उसके बाद ते, थे या फिर से लिखा। विसर्ग के बाद ये हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का छोटा से हो जाता है। क्या हो जाएगा, छोटा से हो जाएगा। तो यहां तक ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया होगा कि विसर्ग के बाद तय थे से हो
तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं, इसका उदाहरण से समझाते हैं। मैंने लिखा नमे जमा ते, मैं लिखा नमे जमा ते, तो विसर्ग का क्या हो गया, से बना। उसके बाद मैंने ते लिख दिया और उससे पहले मैं लिख दिया नम, तो क्या बना, शब्द। तो शब्द बनेगा हमारा, क्या बनेगा दोस्तों, शब्द बनेगा। तो ये आधा से हो जाएगा, यानी कि नमस्ते। क्या शब्द बना, नमस्ते। उसी प्रकार मैं लिखा, एक लिखा नी जमा तेज, नी जमा तेज, तो क्या शब्द बनेगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो ये बनेगा निस्तेज। क्या बनेगा दोस्तों, निस्तेज बनेगा। उसी प्रकार नी जमा संताप, नी जमा संताप, क्या क्या हो गया, निस संताप हो गया। क्या हो गया, निस संताप। उसके बाद मैं लिखा दू जमा साहस। क्या लिखा, दू जमा साहस, तो दू जमा साहस का क्या होगा, दुस्साहस। क्या होगा दोस्तों, दुस्साहस शब्द बनेगा। तो इस तरह से ये दोस्तों दुस्साहस शब्द बना। तो अब हमने कई प्रकार से देख लिए हैं दोस्तों। अब इसमें क्या देखना है, अब विसर्ग का लोप कैसे कराते हैं। तो पांचवा पॉइंट होगा हमारा, पांचवा नियम दोस्तों, विसर्ग का लोप कराना। तो विसर्ग का लोप करा के देखते हैं कि किस प्रकार विसर्ग का लोप होता है। तो इसमें छोटे छोटे से नियम हैं। विसर्ग के लोप में 3 नियम होंगे छोटे से, वो देख लेते हैं। तो क्या नियम होगा, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप होना। तो दोस्तों विसर्ग का लोप कैसे होगा, नियम नंबर कौन सा है, 6ठा नियम है। इससे पहले कौन सा था, 5वां नियम था। तो यानी कि विसर्ग के बाद क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के बाद 6 हो, विसर्ग के बाद क्या होगा, 6 हो, तो विसर्ग क्या होगा हमारा, विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। और क्या होगा, च वर्ण आ जाता है। क्या आ जाता है, च वर्ण आ जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। मैंने लिखा अनु जमा छेद, मैं लिखा अनु जमा छेद, तो यानी कि विसर्ग का यहां पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या होगा, लोप होगा। जब लोप होगा तो 6 से पहले क्या होगा, 6 से पहले च वर्ण आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अनु जमा च जमा छेद। तो क्या शब्द बनेगा, ये शब्द बनेगा दोस्तों अनुच्छेद। क्या बनेगा, अनुच्छेद। इस प्रकार से शब्द बना। एक शब्द लिखा मैंने छत्र जमा छाया, छत्र जमा छाया, तो क्या हो जाएगा, छत्र छाया। क्या शब्द बनेगा, छत्र छाया। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। तो अभी जैसे मैं लिखा कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, 6 है, तो यहां पे क्या हो गया, विसर्ग का लोप हुआ। लोप होने के बाद एक शब्द आया 6, उससे पहले क्या होगा, व्यंजन होगा। तो ये डायग्राम हो गया हमारा, ये हमने चित्र से समझ लिया। यानी कि जो मैंने लिखा अभी कि विसर्ग के बाद 6 हो, तो विसर्ग का तो लोप हो गया, 6 से पहले च वर्ण आ जाता है, 6 से पहले च वर्ण आ जाता है। यहां तक ठीक है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट लिखते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें। तो विसर्ग का अब क्या है, यानी कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, रह
हो, विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अब उसमें फिर ये छोटी सी बात है कि उसके पहले का स्वर क्या हो जाएगा, पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि जो उससे पहले वाला स्वर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे मैं इसका चित्र बनाता हूं, तो मैं लिखा लघु स्वर, लघु स्वर यानी कि विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, रे होना चाहिए। तो ये जो है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि रे होगा, ये तो हमारा विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद क्या है, रे है, तो विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। और उसके बाद क्या होता है, पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी कि जो लघु स्वर है हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो ये दोस्तों, ये हमारा चित्र बन गया इसका। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि जो विसर्ग के बाद रे हो, विसर्ग के बाद क्या हो, रे हो, तो विसर्ग क्या होगा, हमारा लुप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा उसका। और उसके पहले का जो स्वर होगा, उसके पहले का स्वर हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब उदाहरण से समझते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, मैंने लिखा नी जमा रोग, नी जमा रोग। तो ये क्या बना, नी जमा रोग में ये तो लोप हो जा रहा है इसका, तो उससे पहले वाला क्या हो रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया, लोप हो गया। उससे पहले वाला स्वर यानी कि क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, रोग लिख देंगे। तो जब शब्द बनेगा, ये यहां पे शब्द हट जाएगा। लोप होने का मतलब है कि ये यहां सबसे शब्द हट गया, ये वाला शब्द क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये बड़ा हो गया, यानी कि जब इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा नी रोग। यानी कि छोटी की मात्रा बड़ी में बदल जाएगी। मैं लिखा नी जमा रस, तो क्या बन जाएगा, नीरस बन जाएगा, नीरस। उसके बाद मैं लिखा नी जमा रब, तो नी जमा रब क्या बनेगा, ये शब्द बनेगा दोस्तों नीरब। क्या बनेगा, नीरब शब्द बनेगा। उसके बाद मैं लिखा नी जमा रब हो गया, नी जमा रस हो गया। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा विसर्ग संधि का लोप होना दो प्रकार से देख लिया। अब होता है, यानी कि पहला प्रकार क्या था हमारा, अगर विसर्ग के बाद छह हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, उससे पहले छह आ जाता है। अगर विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जो उससे पहले का स्वर्ग होता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर में बदल जाता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसी का, तीसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, यानी कि विसर्ग के पहले ए आ और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले या तो ए हा हो, विसर्ग के पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, विसर्ग के पहले क्या हो, ए आ, और ए आ हो, और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं लोप कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा दोस्तों अतः जमा एब, मैंने लिखा अतः जमा एब लिखा। तो दोस्तों अतः जमा एब में यानी कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, ए आ हो, विसर्ग से पहले
ए आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी कि भिन्न स्वर आ गया, तो ये क्या शब्द बनेगा दोस्तों, ये बनेगा अतएव। इस प्रकार से दोस्तों शब्द बनेगा। अगर इसका हम चित्र बनाना देखें तो चित्र बना के देख लो। विसर्ग से पहले क्या हो, ए आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर लिख दिया हमने, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा चित्र बन गया। अब इसमें लास्ट नियम रह गया है, तो लास्ट नियम और देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, लास्ट नियम में जैसे आपने प्रकृति भाव पढ़ा था, यानी कि किसी वर्ण में कोई परिवर्तन ना होना, तो लास्ट नियम भी हमारा यही कहता है कि विसर्ग में परिवर्तन न होना। तो दोस्तों मिटा दें इसे, आगे चलें। तो लास्ट नियम देख लेते हैं। नियम नंबर हमारा कौन सा है, 7वां है, यानी कि विसर्ग का क्या ना होना, परिवर्तन न होना। तो विसर्ग का परिवर्तन कैसे होता है और कैसे नहीं होता, ये देख लेते हैं। विसर्ग का परिवर्तन न होना, विसर्ग का परिवर्तन न होना, तो कैसे होगा। अब इसमें लिखते हैं, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले ए हो और बाद में क्या होगा, कै, बाद में क्या होगा, कै होगा, ख होगा, कै, ख और पे, कै, ख और पे या फिर फे हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का कोई बदलाव नहीं होता, नहीं होता है, यानी कि विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता, विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता। यह आपको प्रकृति भाव में ही पता चल गया था। और विसर्ग का नियम यह भी है कि विसर्ग में के पहले ए होगा और बाद में कै, खे, पे, फे होगा, तो उसके बाद क्या होगा, विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखता हूं, उदाहरण से मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा रज जमा कर्ण, मैं लिखा रज जमा कर्ण, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख दिया जाएगा, इसका शब्द का योग करके। इसके बाद मैं लिखा दोस्तों प्रातः जमा काल, तो प्रातः जमा काल में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रातः काल, कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, इतना सा भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं लिखा अंत्य जमा करण, अंत्य जमा करण, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों अंत्य करण, क्या हो जाएगा, अंत्य करण। तो इस प्रकार से दोस्तों ये शब्द बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत, इस प्रकार से शब्द बना। उसके बाद मैं लिखा पुनः जमा फलित, पुनः जमा फलित, तो क्या होगा दोस्तों, पुनः फलित, क्या हो जाएगा, पुनः फलित। तो आपको जैसा शब्द इधर दिखाई दे रहा है वैसे ही उधर दिखाई दे रहा है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। तो जब ये संधि बनी है तो कुछ ना कुछ तो अपवाद भी आए होंगे, किसी ना किसी नियम का अपवाद भी होता है, किसी शब्द का अपवाद भी होता है। तो इसी प्रकार ये संधि में एक अपवाद हो रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया, विसर्ग संधि में परिवर्तन नहीं होना। तो ये पता चल गया कि विसर्ग संधि से पहले ए हो और बाद में कै, खे, पे, फे हो, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना है। यानी कि जैसे मैं लिखा रजकर्ण हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं, जैसे दोस्तों एक अपवाद है वो देख लेते हैं। अपवाद क्या है दोस्तों, नमे और पुर, नमे और पुर में अपवाद है कुछ। तो नमे पुर में विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। तो अपवाद लिख देते हैं दोस्तों, अपवाद, ये हेडिंग डाल के अपवाद लिख देना। तो इसमें क्या है,
दो शब्द हैं ये, एक तो हो गया नवे, एक हो गया हमारा पुर। नमे जमा पुर में विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल किससे होना चाहिए? विसर्ग का मेल कै या पै से हो तो क्या होगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का हमारा से हो जाता है, विसर्ग का से हो जाता है, से हो जाता है। तो ये अपवाद है। अब इसे समझ लेते हैं। चित्र बना दिया मैंने, जैसे नमे और पुर लिखा, उसके बाद विसर्ग लगा दिया, उसके बाद क्या होगा? कै या पै होगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? से हो जाएगा। नमे ऐसी लिखा जाएगा, उसके बाद कै पै ऐसी लिखा जाएगा। ये देखा, समझ गए आप? बिल्कुल देख के एकदम समझ गए होंगे, कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। तो अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नमे जमा कार, मैंने लिखा नमे जमा कार, तो क्या बनेगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? यानी कि से हो जाएगा। उसके बाद कौन सा शब्द होना चाहिए? कै या पै होना चाहिए। तो क्या बनेगा? नमस्कार। क्या होगा? नमस्कार। उसके बाद मैंने लिखा पुर जमा कार, तो पुर जमा कार में क्या हो जाएगा? यानी कि पुर के बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या है? कै है, कै या पै होना चाहिए। तो क्या शब्द बनेगा दोस्तों? पुरस्कार। क्या शब्द बनेगा? पुरस्कार शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? पुरस्कार शब्द बनेगा। तो यहां तक दोस्तों संधि हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। हमने 3 की 3 संधि अच्छे से कंप्लीट करी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। उसके बाद हम कल से इसकी एक्सरसाइज लगवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा। तो इसमें हमारी संधि में आपने हर रूल को अच्छे से समझा है। तो दोस्तों इसमें एक और समझ लेते हैं कि संधि विच्छेद, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संधि विच्छेद में किस प्रकार से कराते हैं। तो यहां तक ये अपवाद भी समझ में आ गया होगा, विसर्ग संधि के नियम भी समझ में आ गए होंगे आपको सब। अब संधि हमने अभी तक, संधि मतलब दो वर्णों और ध्वनियों का मेल करा दिया, अच्छे से कराया। अब उसके बाद हम संधि विच्छेद और समझ लेते हैं कि संधि विच्छेद हमारी क्या होती है। संधि विच्छेद, तो दोस्तों संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद जान लेते हैं। तो संधि विच्छेद में संधि के नियम से मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हम संधि जोड़ के बनाते थे उसके बाद एक शब्द बन के आता था, शब्द बन के आता था। जैसे मैं लिखा, इसका अगर मैं अलग अलग लिखूं इसे, तो क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से, मैं लिखा भानु, मैं लिखा भान, उसके बाद मैंने लिखा ऊ लिखा, मैंने लिखा ऊ लिखा, उसके बाद मैंने लिखा दे। मैंने इस शब्द को अलग अलग तरह से लिख दिया। तो अब आप में ये देखा होगा कि जो ऊ है, यानी कि ऊ और ऊ से मिलकर दो प्रकार से तोड़ा था हमने, यानी कि दो सजातीय स्वरों को एक जगह मिलाकर बड़ा दीर्घ सजातीय स्वर बन रहा था। तो बस अब इसमें अगर आपको पहचान ना पड़े ना, तो इसे अलग अलग करके लिख लेना कि ये किस प्रकार से है। जैसे भान में आपको ये पता होगा कि कौन सी मात्रा लगती है, भान में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तभी होता है वो भानु। तो यानी कि भानु छोटे ऊ की मात्रा लगी। फिर उदय जो लिखा जाता है वो कैसे होता है? छोटा ऊ होता है उसमें भी, यानी कि भानुदय। अगर ये आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो आपको दिखाई दे रहा है दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। उसी प्रकार एक मैंने एग्जाम्पल लिया जलोर मी, मैं लिखा जलोर मी। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जलोर्मी का संधि विच्छेद। तो इसी प्रकार करके देख लो। अगर आपको समझ में ना आए ना, तो शब्द को अलग अलग तोड़ के देख लो। जैसे मैंने लिख दिया जल, जल के बाद मैंने ओ की मात्रा देखी, उसके बाद मैंने देखा क्या है? मी। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया।
हमें समझ में नहीं आ रहा कि संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, तो हमने ये अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसे जोड़ के लिखूंगा, अब इसे यहां देखो कि जो ओ आया है, ओ ये किस प्रकार आया होगा, ए आ उ और उ, यानी कि ई या तो इसके साथ इसका मेल होया होगा या इसके साथ इसका मेल हुआ होगा, तभी हमारा ए आ उ इस प्रकार से आया होगा। तो कौन सी संधि होगी ये, जब इसमें ओ आता है तो कौन सी संधि होती है, यानी कि गुण संधि होती है। अगर ये पूछने लगे कि जल उर्मी किस संधि का उदाहरण है, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो अब इसमें बना के देख लो क्या हो जाएगा, जल जमा उर्मी, जल जमा उर्मी, तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। उसी प्रकार मैं शब्द लिखा मैंने सावक, अगर सावक का संधि विच्छेद करना हो तो क्या हो जाएगा, सावक का संधि विच्छेद करना हो तो सो जमा अक, ये हमारा संधि विच्छेद होगा। तो ये कौन सी संधि होगी, ये हमारी अयादी संधि होगी। उसके बाद मैं लिखा दिग्विजय, यानी कि दिग्विजय, क्या लिखा मैंने, दिग्विजय लिखा, क्या लिखा, दिग्विजय। तो दिग्विजय में हमारा क्या होगा, अगर इसका हम संधि विच्छेद करने लगे तो क्या शब्द इस तरह से होगा, दो शब्द बन के आएंगे, दिक जमा विजय, दिक जमा विजय। तो आपने देखा होगा यानी कि कै जो है अपने ही तीसरे में बदल जाता है व्यंजन संधि में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं व्यंजन संधि आपको अच्छे समझ में आई होगी, विसर्ग संधि आपको अच्छे समझ में आई होगी, स्वर संधि आपको अच्छे समझ में आई होगी, यानी कि ओवरऑल पूरी संधि के संधि चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। एक एक डाउट, एक एक बात आपको समझ में आई होगी, एक एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा, एक एक बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर संधि चैप्टर आपको समझ में आया हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और यार दोस्तों में अपने चैनल को शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।